साधु ऐसा चाहिए जैसा सूप सुभाए, थार थार को गही रहे, थोथा देई उड़ाए। अपने विचारों पर ध्यान दीजिए, क्योंकि आपके विचार आपके दृष्टिकोण को प्रभावित करते हैं और आपका दृष्टिकोण आपकी जिंदगी के फैसलों को प्रभावित करता है। नमस्कार, इस सत्र में आपका स्वागत है। क्या आप जानते हैं कि हमारी ज्यादातर समस्याएं किसी घटना या परिस्थिति की वजह से नहीं होती, बल्कि हम उस घटना या परिस्थिति की तरफ किस तरह देखते हैं, उस पर कैसा विचार करते हैं, इसकी वजह से होती हैं। महान मनोवैज्ञानिक एल्बर्ट एलिस ने धारणाओं और विचारों के बारे में एक ABC मॉडल बनाया है, तो आज हम इस पर चर्चा करेंगे। आज का हमारा विषय है तर्कहीन धारणाओं को बदलना, यानी चेंजिंग इरैशनल बिलीफ्स। तो आज हम जानेंगे कि सोचने का ABC मॉडल क्या है। ABC का अर्थ है एक्शन यानी सक्रिय करने वाली घटना, बिलीफ यानी धारणा, और C यानी कॉन्सिक्वेंस मतलब परिणाम। हमारे बिलीफ यानी धारणाओं को भी आज हम समझेंगे, क्योंकि वर्षों से हम अपने मन में कुछ मान्यताएं, कुछ कल्पनाएं बनाते हुए जीवन में आगे बढ़ते हैं। यही आगे चलकर धारणाओं का रूप ले लेती है। तो हम इन धारणाओं के विषय में चर्चा करेंगे। हमारी नकारात्मक सोच हमारे अंदर बसी मान्यताओं और कल्पनाओं से उत्पन्न होती है। एलिस इन्हें अतार्किक धारणाएं यानी तर्कहीन धारणाएं कहते हैं। अपनी अतार्किक धारणाओं को कैसे बदला जाए, अपने तर्कहीन धारणाओं को कैसे पहचाने, इसके बारे में भी हम बात करेंगे। साथ ही उन्हें कैसे बदला जाए, इस पर भी हम चर्चा करेंगे। और अंत में हम ABC मॉडल में D और E भी जोड़ेंगे। D माने डिस्प्यूट या प्रतिवाद, और E यानी एक्सचेंज यानी आदान प्रदान। यानी हम जानेंगे कि ABCDE मॉडल क्या है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। आगे बढ़ने से पहले एक बार हम फिर से वापस मुड़ते हैं नकारात्मक सोच और सकारात्मक सोच की तरफ। जल्दी से उसका एक रिवीजन कर लेते हैं, क्योंकि ये आज के हमारे विषय में बहुत महत्वपूर्ण है। सकारात्मक सोच का मतलब है हमारे खुद में और हमारे इर्द गिर्द जो कुछ अच्छा है या अच्छा हो रहा है, उस पर ध्यान केंद्रित करना। जब हम खुद के बारे में सकारात्मक सोचते हैं तो हमारा आत्मविश्वास बढ़ जाता है। हम अपने लक्ष्य की तरफ कॉन्फिडेंटली आगे बढ़ते हैं और रास्ते में आई किसी भी रुकावट या बाधा को पार कर जाते हैं। मैं ये कर लूँगा, मैं ये काम कर सकता हूँ, ये सकारात्मक सोच है। नकारात्मक सोच का अर्थ है खुद में या आसपास के लोगों में और घटनाओं में कमियां निकालना, खामियां ढूंढना और गलतियां देखना। मुझ में ही कोई कमी है, मैं गलतियां ही करता रहता हूँ, मेरे सहकर्मी तो सिर्फ बॉस की चापलूसी में ही लगे रहते हैं, कोई काम नहीं करते, इस टीम का कोई भविष्य नहीं है, इसका कुछ नहीं हो सकता। जी हाँ, ये सारे जो वाक्य हैं ये नकारात्मक सोच से जुड़े हुए हैं। पिछले सत्रों में हम दोषपूर्ण और गलत विचारधारा, समझ और धारणाओं के विषय में बात कर चुके हैं। हम ये भी देख चुके हैं कि जीवन में सकारात्मक सोच का क्या महत्व है। नकारात्मक सोच हमारी काम करने की क्षमता और हमारे उत्साह को कम कर देती है। नकारात्मक सोच से सफलता मिलना कठिन हो जाता है। तो अब हम ये तय कर चुके हैं कि अपने जीवन में हमें सकारात्मक दृष्टिकोण ही अपनाना है। जब हम सकारात्मक सोच रखते हैं तो हम किसी समस्या का हल ढूंढने पर ध्यान केंद्रित करते हैं। इससे हमें अपने लक्ष्य को साध्य करने में सहायता मिलती है। अब एक उदाहरण, जैसे देखिए, अगर आपके कोई कागजात हैं, कोई ज़रूरी कागजात हैं, मान लीजिए पासपोर्ट या ड्राइविंग लाइसेंस, आपको मिल नहीं रहे हैं, तो नकारात्मक सोचने वाले व्यक्ति कैसा सोचेंगे? अरे अब कुछ नहीं हो सकता, मेरी तो किस्मत ही खराब है, जब ज़रूरत है तभी चीज़ें नहीं मिलती, कहाँ ढूंढूं, पता नहीं अब इसका क्या परिणाम होगा, बहुत झंझट हो गई भाई, बहुत मुश्किल है। ऐसा नकारात्मक सोच वाले व्यक्ति सोचेंगे। और अगर आप सकारात्मक सोचते हैं तो आपके विचार कुछ ऐसे होंगे, हाँ, कागज़ तो नहीं मिल रहे हैं, लेकिन अब मुझे करना क्या चाहिए?
क्या मुझे उनके डुप्लीकेट बना लेने चाहिए? किस किस को सूचित करना चाहिए कि मेरे कागज़ खो गए हैं? अगर ये इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है जैसे ड्राइविंग लाइसेंस या पासपोर्ट, तो मुझे पुलिस में इन्फॉर्म करने की ज़रूरत है। तो क्या मुझे ये रिपोर्ट दर्ज करानी होगी? और अगर मेरा कोई कार्ड गुम गया है, जैसे हमारे आजकल एटीएम कार्ड वगैरह रहते हैं, तो क्या मुझे सबसे पहले इस कार्ड को ब्लॉक कर देना चाहिए? यानी आप अपनी समस्या का हल ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। तो जब हम सकारात्मक सोचते हैं तो हमें खुशी होती है, उत्साह आता है, अच्छा काम करने की प्रेरणा मिलती है। सकारात्मक सोच एक सुखद एहसास दिलाती है। फिर भी हमेशा सकारात्मक सोच रखना बहुत मुश्किल है। ये कैसे करें? तो इसके पहले चलिए देखते हैं कि हमारी सोच बनती कैसे है। तो इसके लिए पहले देखते हैं कि हमारी सोच बनती कैसे है। किसी भी व्यक्ति के सोचने का अपना तरीका क्यों होता है? अपने सोचने की एक शैली क्यों बनती है? एक ही परिस्थिति में अलग अलग लोग अलग अलग चीजें कैसे सोच सकते हैं? जब हम ये समझेंगे तभी हम हमारी सोच बदल सकते हैं। एक उदाहरण देखते हैं। अमित नाम का एक छात्र 10वीं के परीक्षा में फेल हो गया है। उसे गणित इस विषय में फेल हो गया है, उसे बहुत कम नंबर मिले हैं। तो अब इस घटना के बाद अमित के क्या विचार होंगे? आप खुद को अमित की जगह रखकर सोचिए कि आपके मन में क्या क्या विचार आएंगे। चलिए देखते हैं। देखिए, कुछ विचार जो मैं सोच सकी वो इस तरीके के हो सकते हैं। मेरे मन में जो विचार आए वो मैंने यहाँ पर लिस्ट किए हुए हैं। अमित के मन में इनमें से कुछ विचार आ सकते हैं, सारे विचार आ सकते हैं, या कुछ अलग भी विचार आ सकते हैं। ये मैं सिर्फ उदाहरण के तौर पर आपको बता रही हूँ। तो देखिए, अब किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं रहा मैं। माँ बाप दोस्त सब मुझ पर गुस्सा करेंगे, हंसेंगे मुझ पर। बाकी सारे विषयों में तो पास हो गया, अच्छा हुआ सिर्फ एक ही विषय बचा है, मैथ्स बचा है ना, 6 महीने में मैं निकाल लूंगा। एक ही तो सब्जेक्ट में फेल हुआ हूं, ऐसी कौन सी बड़ी बात है? अरे छोड़ो यार, पढ़ाई अपने बस की बात नहीं है। 10वीं तक नहीं पास कर सकता मैं, लानत है मुझ पर। ऐसी जिंदगी जीने से तो आपके मन में इसमें से कौन सा विचार आया या कौन कौन से विचार आए? अब जो हमने विचार देखे उनकी वजह से अमित का बर्ताव अलग अलग तरीके का होगा। जैसे देखिए, उसका पढ़ाई पर से ध्यान उचट जाएगा और वो आगे की पढ़ाई पर ध्यान नहीं देगा अगर उसके मन में विचार आया कि छोड़ो यार, पढ़ाई अपने बस की बात तो है नहीं, 10वीं भी नहीं पास कर सकता मैं। दूसरा, वो अब पढ़ाई को और ज्यादा गंभीरता से लेगा और ध्यान से पढ़ाई करेगा और ज्यादा कोशिश करेगा। जब उसके मन में विचार आएगा कि बाकी सारे विषयों में तो पास हो गया, अब सिर्फ मैथ्स पर ही फोकस करना है ना, ज्यादा ध्यान देकर पढ़ूंगा तो 6 महीने में ये भी निकल जाएगा। तीसरे बर्ताव में वो सबसे, खासकर अपने माता पिता से लड़ता रहेगा कि ये गलत रिजल्ट है, उसने पूरी कोशिश की है, ये रिजल्ट ही सही नहीं है। ये वो कब कहे, ऐसा वो कब करेगा? जब उसके मन में विचार आएगा एक ही तो सब्जेक्ट में फेल हुआ हूं, ऐसी कौन सी बड़ी बात है, वैसे भी इस साल तो चेकिंग में बहुत गड़बड़ हुई है, आप लोग तो उसको देखते ही नहीं है। और एक संभावना है कि जब नकारात्मक विचार उस पर हावी होने लगेंगे तो वो घोर निराशा से घिर जाएगा और अपना जीवन समाप्त करने की सोचेगा। जैसे, ऐसी जिंदगी जीने से तो मर जाना ही बेहतर है ना? आपको क्या लगता है, उसके मन में चल रहे विचारों का कारण क्या है? क्या वह फेल होने की वजह से ही चरम सीमा के विचारों के बारे में सोच रहा है, जैसे अपना जीवन समाप्त कर देना, पढ़ाई छोड़ देना? क्या वो फेल होने की वजह से ये सब सोच रहा है? यदि उसके विचारों की वजह फेल होना है तो वे सभी विद्यार्थी जो फेल हुए हैं उन्हें ऐसा ही सोचना चाहिए, लेकिन वो तो ऐसा नहीं सोच रहे ना। फेल होने वाले विद्यार्थियों में से भी अलग अलग लोगों की अलग अलग सोच है। तो क्या वजह है जिसकी वजह से अमित के मन में ऐसे विचार आ रहे हैं? अब इस चित्र को देखिए। इम्तिहान में फेल होना ये ए यानी एक्टिवेटिंग इवेंट है, यानी घटना है, और अमित के विचार, उसकी भावनाएं और उसका व्यवहार इस घटना ए का परिणाम यानी सी कॉन्सिक्वेंस है। ठीक है?
हमने देखा है कि ए की वजह से अमित के मन में पढ़ाई छोड़ देने का या जीवन समाप्त करने का विचार आया। यह सही नहीं है, क्योंकि अगर ए की वजह से सी होता है, यानी घटना की वजह से परिणाम होता है, तो सभी विद्यार्थी जो फेल हुए हैं एक जैसा ही व्यवहार करेंगे, एक जैसा ही सोचेंगे, एक जैसी ही भावनाएं महसूस करेंगे। खुद अमित को ही लीजिए, वो भी फेल होने की वजह से अलग अलग विचार कर सकता है। ये संभावनाएं उसके बारे में भी हैं, ठीक है ना। इसका मतलब है कि फेल होने के साथ में कुछ और चीज जुड़ी हुई है जो हर व्यक्ति की अपनी निजी है। ये चीज किसी भी व्यक्ति की दूसरे व्यक्ति से अलग है, इसीलिए हर व्यक्ति किसी भी घटना को लेकर अलग अलग प्रतिक्रिया व्यक्त करता है। इस चीज का नाम है बी यानी बिलीफ यानी धारणाएं। एल्बर्ट एलिस के एबीसी मॉडल के अनुसार हमारे जीवन में घटी किसी भी घटना के परिणाम हमारे अपने विचारों पर, अपनी धारणाओं पर निर्भर करते हैं। इसीलिए एक ही घटना के अलग अलग परिणाम हो सकते हैं। तो अब हम इस चित्र की तरफ फिर से देखते हैं। ए और सी यानी घटना और परिणाम, इसका नया समीकरण क्या हुआ? देखिए आप, किसी व्यक्ति के साथ एक घटना घटती है, वो उस पर अपनी धारणाएं जोड़ता है। अब उस घटना और व्यक्ति की अपनी धारणाओं की वजह से परिणाम सामने आता है। ये परिणाम विचारों के रूप में हो सकता है, व्यवहारों के रूप में हो सकता है, भावनाओं के रूप में हो सकता है या एक्शन के रूप में हो सकता है। धारणाएं इतनी एब्स्ट्रैक्ट होती हैं कि कई बार हमें खुद को भी इन्हें समझने में बहुत दिक्कत होती है। हम खुद नहीं जानते अपनी धारणाएं क्या होती हैं, लेकिन ये हमारे विचारों की बुनियाद होती हैं। इनकी वजह से ही हमारे दिमाग में अलग अलग विचार आते हैं। धारणाएं इतनी एब्स्ट्रैक्ट होती हैं कि कई बार हम खुद भी इन्हें नहीं समझ पाते। हमें खुद अपनी धारणाओं का पता नहीं होता है और घटना के बाद का परिणाम इतनी जल्दी होता है कि हम धारणाओं पर विचार ही नहीं करते। पर अब हमें जब पता है कि घोर निराशाजनक विचारों और सकारात्मक उत्साहवर्धक विचारों के बीच में हमारी अपनी धारणाएं होती हैं, वो खड़ी होती हैं। वो ये डिसाइड करेंगी कि अमित आज कौन सी एक्शन लेगा। क्या वो अपना जीवन समाप्त करने की कोशिश करेगा या वो वापस पढ़ाई में जुट जाएगा। इन दोनों के बीच में अमित के अपने बिलीव्स खड़े हैं। इसकी वजह से हमें ये ज़रूरी है कि हम अपनी धारणाएं पहचानें, उन्हें समझें कि वो सकारात्मक हैं या नहीं, वो हमें जीवन में आगे बढ़ने में मदद कर रही हैं या नहीं। सबसे अच्छी बात यह है कि हम खुद ही अपनी धारणाएं धीरे धीरे बनाते रहते हैं, उन्हें सीखते रहते हैं। इसीलिए इन्हें बदलना भी हमारे ही हाथ में है। हम अपनी गलत या निरुपयोगी धारणाएं बदल सकते हैं, उन्हें उपयोगी धारणाओं में परिवर्तित कर सकते हैं और हम अपने जीवन में आगे बढ़ सकते हैं। ये कैसे करेंगे? चलिए आगे इस पर विचार करें। तो धारणाएं क्या होती हैं? आइए इसके बारे में चर्चा करते हैं। धारणाएं हमारी विचार शैली, हमारे ज्ञात और अज्ञात विश्वास, हमारे जीवन के तथ्य और हमारी कल्पनाओं से मिलकर बनती हैं। हम में से प्रत्येक व्यक्ति के पास निहित धारणाओं की विविधता होती है, जो कई बार हमारी जो तर्क संगत सोच रहती है, जो रैशनल थिंकिंग रहती है, उसमें कई बार हस्तक्षेप करती है, इंटरफेयर करती है। यही अंदरूनी विश्वास या धारणाएं जो हमारे अंदर रहती हैं, ये मेरे विचारों की बुनियाद रहती हैं। ये इसी फाउंडेशन पर मैं अपनी जिंदगी भर विचार करती हूँ। तो ये धारणाएं किन चीज़ों से मिलकर बनती हैं? देखिए, मैं किसी परिस्थिति में कैसा सोचती हूँ, क्या मैं समस्या पर ज़्यादा फोकस करती हूँ और ये समस्या क्यों आई इसी पर विचार करती रहती हूँ, या मैं समस्या को स्वीकार करके उसका समाधान खोजने पर अपना समय और अपने विचार केंद्रित करती हूँ। मैं परिस्थिति का मूल्यांकन कैसे करती हूँ? यदि मैं सोचती हूँ कि इम्तिहान में फेल होना सबसे बुरी स्थिति है, इससे बुरा कुछ हो ही नहीं सकता, मुझे तो अब जिंदा ही नहीं रहना चाहिए, तो मैं इस परिस्थिति का मूल्यांकन
अपनी धारणाओं की वजह से ऐसा कर रही हूँ। मेरा खुद के प्रति, मेरे निकट के लोगों के प्रति और दुनिया के प्रति कैसा नजरिया है। जैसे अपने बारे में अगर मैं कहूँ कि मैं बेकार हूँ या मैं सबसे अच्छी हूँ, मुझे हमेशा फर्स्ट आना चाहिए, ये मेरा खुद के प्रति नजरिया है। दूसरों के प्रति नजरिया, मेरी माँ ना हमेशा सच होती है, हमेशा सही होती है, कभी गलत नहीं होती। या सभी दोस्तों को मेरी पसंद का ध्यान रखना चाहिए, ये हमारा दूसरों के प्रति नजरिया हो सकता है। दुनिया के प्रति नजरिया यानी ये दुनिया ना पाखंडी लोगों से भरी पड़ी है, सब तरफ सिर्फ दिखावा है। या मुझे अपने जीवन में ना सिर्फ अच्छे लोगों का साथ मिला है, मैं बहुत भाग्यशाली हूँ। ये हुआ अलग अलग नजरिया। तो अब जब हम धारणाओं के बारे में थोड़ा जान चुके हैं, हम कुछ एक्सरसाइज करते हैं अपने विचारों के पैटर्न समझने के लिए, यानी हम किस तरीके से विचार करते हैं उन्हें जानने के लिए। आपको कुछ घटनाएं या परिस्थितियां दे रही हूं, आप एक नोटबुक अपने पास रखिए, इन परिस्थितियों को देखिए और इनसे जुड़े हुए सवालों के उत्तर उस नोटबुक में लिखिए। तो पहली परिस्थिति, मान लीजिए आपको आज एक महत्वपूर्ण इंटरव्यू के लिए जाना है और सुबह से ही जोरों की बारिश हो रही है, तो आपके विचार इस स्थिति में कैसे होंगे? आपको कुछ समय दे रही हूं, अपने विचार लिखिए। आशा है आपने अपने विचार लिख लिए होंगे। मैं यहाँ आपको कुछ अपने विचार बता रही हूँ, मिसाल के तौर पर, कि मान लीजिए ऐसा होता है कि मुझे एक इंटरव्यू के लिए जाना है और जोरों की बारिश हो रही है, तो मैं सोच सकती हूँ हमेशा मेरे ही साथ ऐसा होता है, मेरी ना किस्मत ही खराब है। या ऐसी बारिश में इंटरव्यू देने गई तो गंदे कीचड़ से भरे कपड़ों में मैं कितनी भद्दी लगूंगी, कितनी बुरी दिखूंगी। या ये भी कोई बात हुई, अप्रैल के महीने में कभी बारिश होती है क्या? बिल्कुल गलत है। या हे भगवान, इंटरव्यू के पहले सिर्फ बारिश बंद हो जाए। या मुझे इंटरव्यू के लिए थोड़ा जल्दी निकलना चाहिए, बारिश हो रही है ना, हो सकता है रास्ते में ट्रैफिक जैम हो, जल्दी निकलूंगी तो अगर ट्रैफिक जैम में फंस भी गई तो भी मैं इंटरव्यू के लिए समय पर पहुंच पाऊंगी। ये मैंने अपने कुछ विचार आपके सामने रखे हैं, आपके अपने विचार हो सकते हैं, आप प्लीज इन्हें अपनी नोटबुक में लिखिए, ये जरूरी है। चलिए दूसरी परिस्थिति की तरफ चलते हैं। ऐसा दूसरी बार हुआ है कि आप अपना बटुआ घर पर भूल गए जिसमें आपका ड्राइविंग लाइसेंस वगैरह था, और ट्रैफिक पुलिस ने आपको लाइसेंस न होने के कारण पकड़ लिया। आशा है आपने अपने विचार लिख लिए होंगे। इसमें भी मैं कुछ अपने विचार आपके साथ साझा करती हूँ। ये ना हमेशा मेरे ही साथ होता है, ट्रैफिक हवलदार शायद मुझे देखते ही भांप लेता है कि मैं अपना लाइसेंस घर पर भूल आई हूँ। मेरे दोस्त लोगों को देखो, किसी के पास में लाइसेंस नहीं होता, इतने धड़ल्ले से गाड़ी चलाते हैं, उन्हें तो कभी कोई ट्रैफिक वाला नहीं पकड़ता। या वो कुछ नहीं, वो ट्रैफिक पुलिस वाले को तो मुझे जाने देना चाहिए था ना, हर बार तो लाइसेंस पास रखती हूँ मैं, उसको सिर्फ पैसे खाने से मतलब है और कुछ नहीं, इसीलिए उसने मुझे रोका है। कोई भी विचार आपके मन में आ सकता है। आशा है आपने अपने विचार लिख लिए होंगे। तीसरी परिस्थिति, आपके सबसे करीबी दोस्त ने आप पर स्वार्थी बर्ताव का दोष लगाया है जिससे आप बिल्कुल भी सहमत नहीं हैं। इस परिस्थिति से जुड़े विचार कुछ ऐसे होंगे, यदि मेरा सबसे अच्छा दोस्त ही मुझे स्वार्थी माने तो फिर मैं क्या कर सकता हूँ? कुछ भी नहीं कर सकता, मैं तो कोई मतलब ही नहीं है। ये हुआ एक विचार। दूसरा, मुझे अपने दोस्त को कोई सफाई देने की जरूरत नहीं है, वो तो मुझे इतने सालों से जानता है, उसे तो पता होना चाहिए कि मैं कैसा हूं। तीसरा विचार, कोई भी मेरे बारे में ये सोच भी कैसे सकता है कि मैं स्वार्थी हूं, मैं तो हमेशा सबका भला करता हूं। चौथा विचार, मेरे दोस्त को ये गलतफहमी कैसे हुई कि मैंने स्वार्थी बर्ताव किया, मुझे इस बात का पता लगाना चाहिए। दोस्तों से गलतफहमी अच्छी बात नहीं होती। इन सारी परिस्थितियों से उभरे विचारों में क्या आप कोई पैटर्न देख पा रहे हैं?
कुछ विचार दूसरों पर दोष डाल रहे हैं, ट्रैफिक हवलदार को तो सिर्फ पैसे ही लेने से मतलब है, कुछ खुद पर तरस खा रहे हैं, ये ना हमेशा मेरे ही साथ होता है, कुछ दुनिया को या अपनी किस्मत को दोष दे रहे हैं कि आज ही के दिन बारिश होनी चाहिए थी, मेरी तो किस्मत ही खराब है। तो चलिए वापस हम अपने दोस्त अमित के उदाहरण पर चलते हैं और देखते हैं कि उसके विचारों के पैटर्न कौन कौन से हो सकते हैं। यदि वो पढ़ाई छोड़ने की सोच रहा है तो उसका मुख्य विचार क्या होगा? 10वीं का मैथ्स नहीं आता तो फिर तो मैं किसी भी विषय की पढ़ाई नहीं कर सकता। अब इसे थोड़े गहराई से देखते हैं। अमित ने गणित छोड़कर सारे विषय पास कर लिए हैं, तो क्या उसकी ये सोच सही है या तथ्यपूर्ण है कि मैं कोई भी विषय की किसी भी विषय की पढ़ाई नहीं कर सकता? गलत है ना? और 10वीं तक तो उसने गणित की भी पढ़ाई अच्छे से की है, उसने 9वीं तक के गणित के इम्तिहान भी पास किए हैं। तो ये उसका सोचना या ये निष्कर्ष निकालना कि वो कभी गणित में पास होगा ही नहीं या और कोई विषय की पढ़ाई कर ही नहीं सकता, क्या ये वाकई तर्कसंगत लग रहे हैं आपको? नहीं ना? अब चलिए ये देखते हैं कि वो विचार कौन सा है जिसकी वजह से अमित फिर पढ़ाई में जुट जाएगा। फेल होने की वजह से मुझे बुरा तो लग रहा है, पर अगर मैंने कोशिश की ना तो अगली बार मैं मैथ्स में जरूर पास हो जाऊंगा। इस विचार में आपको क्या दिख रहा है? अमित ने गणित में अपनी असफलता को स्थायी नहीं माना है, उसने परमानेंसी नहीं दी वहां पर कि मैं गणित में कभी पास ही नहीं हो सकता। उसे ये स्वीकार है कि वो इस बार फेल हो गया है, उसे इस बात का दुख भी है कि वो फेल हो गया है, लेकिन इस समस्या को वो वास्तविक रूप में देख रहा है और इसका हल निकाल रहा है कि नहीं, कि मैं अगर अगली बार कोशिश करूंगा तो मैं जरूर पास हो जाऊंगा। अब देखिए, हम जब किसी कठिन परिस्थिति में होते हैं या हम कभी असफल होते हैं तो हमारे आसपास के लोग, कई बार हमारे माता पिता खुद हमारी आलोचना करते हैं, हमें डांटते फटकारते हैं। यह स्वाभाविक सी चीज है ना? अब अमित के केस में उसके माता पिता उसे डांट फटकार सकते हैं, दोस्त उसका मजाक उड़ा सकते हैं, साथ ही जब अमित फेल हुआ और उसके दोस्त पास होने का जश्न मना रहे हैं, पार्टी दे रहे हैं, तो ये अमित के लिए बहुत दुखदाई बात है, स्वाभाविक है। पर क्या यह सचमुच उतना भयंकर या पीड़ादायक है जितना अमित सोच रहा है? कई बार हम कहते हैं कि कोई भी बात जो मुझे पसंद नहीं, जिससे मुझे तकलीफ होती है या मेरे लिए दुखदाई है, मैं उसे बर्दाश्त नहीं कर सकता, सहन नहीं कर सकता। ये सही है कि ऐसी भावनाएं सहना कठिन होता है, पर मुझे उन्हें सहना ही होगा ना, मैं इसमें से जरूर कुछ सीख पाऊंगा। बर्दाश्त ही नहीं होता ये कहने से तो कोई लाभ नहीं है। सिर्फ ये कहते रहना कि माँ बाप और दोस्तों के ताने और नाराजगी झेलना बहुत भयंकर है, ये तो परिस्थिति का सही मूल्यांकन नहीं है। वो किसी वजह से आपको डांट रहे हैं, तो अगर वो वजह खत्म हो जाएगी तो उनकी नाराजगी भी खत्म हो जाएगी। आशा है अभी तक आप ये समझ गए होंगे कि हम कई बार कितने अतिरंजित, कितने एक्सट्रीम विचार करते हैं और यथार्थ से, तथ्यों से वो विचार बहुत दूर होते हैं। ज्यादातर वो हमारी कल्पना का हिस्सा होते हैं। अब अमित के ही केस को लीजिए। 10वीं में फेल होना यानी जिंदगी में फेल होना। दुनिया में ऐसे बहुत लोग हैं जिन्हें स्कूल में शिक्षा नहीं मिली, जो कभी 10वीं पास नहीं हुए। तो क्या वो सभी जिंदगी में फेल हुए हैं? कोई भी महत्वपूर्ण परीक्षा ये तो तय नहीं कर सकती ना कि व्यक्ति की आने वाली जिंदगी में उसका परफॉर्मेंस कैसा रहेगा। क्या 10वीं की परीक्षा ये तय कर सकती है कि आप आने वाली जिंदगी में मेहनत करेंगे या नहीं, सफलता प्राप्त करेंगे या नहीं? आप खुद सोचिए। तो मित्रों, अभी तक हमने विचारों के कुछ पैटर्न्स देखे, है ना, जिनमें कुछ उपयोगी हैं, तर्कसंगत हैं। इन्हें हम तर्कसंगत धारणाएं यानी रैशनल बिलीव्स कहते हैं। दूसरी ओर हमने पैटर्न्स देखे जो नकारात्मक हैं, जो निरुपयोगी हैं, तथ्यों से बहुत दूर हैं, अतार्किक हैं। इन्हें हम तर्कहीन धारणाएं यानी इरैशनल बिलीव्स कहते हैं। अब आइए हम जाने तर्कहीन धारणाएं कौन सी हैं और तर्कसंगत धारणाएं कौन सी हैं। इनकी विशेषताओं के बारे में अब हम बात करते हैं। तो जो धारणाएं वास्तविक हैं,
हमारी सोच सकारात्मक रखने में सहायक हैं, जो किसी भी परिस्थिति में हमें सही विकल्प चुनने में मदद करती हैं, वे होती हैं तर्क संगत धारणाएं, यानी रैशनल बिलीव्स। वे हमें लक्ष्यों की ओर बढ़ने में मदद करती हैं और वो प्रोग्रेसिव होती हैं, प्रगतिशील होती हैं। इसके विपरीत ऐसी धारणाएं जो कल्पनाओं और अतिशयोक्तियों पर आधारित होती हैं, एकांगी होती हैं, यानी सिंगल ट्रैक होती हैं, नकारात्मक होती हैं, वे तर्कहीन यानी अतार्किक धारणाएं होती हैं। इन्हें हम इरैशनल बिलीफ्स भी कहते हैं। ये तर्कहीन धारणाएं हमेशा बुरी संभावनाओं पर ही फोकस्ड होती हैं। वे किसी भी समस्या को स्थायी मानती हैं, यानी वो ये मानती हैं कि किसी भी समस्या का कोई हल निकल ही नहीं सकता। तो अब जब हम तर्कहीन और तर्क संगत धारणाओं के बारे में जान गए हैं, तो आगे बढ़ने के पहले थोड़ी देर रुककर खुद से ये सोचे कि हमारी कोई तर्कहीन धारणा है क्या जो हमें आगे बढ़ने से रोक रही है। आप इस विषय पर थोड़ा सोचिए। तो अब हम तर्कहीन धारणाओं को कैसे पहचाना जाए, इसके बारे में बात करते हैं। तर्कहीन धारणाओं में आपको कुछ निश्चित शब्द दिखाई पड़ते हैं, जैसे कभी, कोई, बिल्कुल, हमेशा। अगर अक्सर आपके विचारों में ये शब्द आ रहे हैं तो आप सावधान हो जाइए, क्योंकि ये शायद आपकी तर्कहीन धारणाओं को दर्शा रहे हैं। अब इन वाक्यों को देखिए। मुझे कभी कोई गलती नहीं करनी चाहिए। क्या ये संभव है? हम सभी इंसान हैं और हमसे गलतियां हो सकती हैं। हमसे क्या, बड़े बड़े विद्वानों से होती हैं, बड़े बड़े वैज्ञानिकों से होती हैं, शोधकर्ताओं से होती हैं, हमारे अपने माता पिता से गलतियां होती हैं। तो खुद से ये अपेक्षा करना कि मुझसे कभी कोई गलती नहीं होनी चाहिए, क्या ये सही है? यदि इसकी बजाय हम ये कहें कि काश मैं गलतियां कम करूं, तो क्या ये ज़्यादा तथ्यपूर्ण नहीं है कि इसमें आप स्वीकार कर रहे हैं कि आपसे गलतियां हो सकती हैं, साथ ही आप इच्छा कर रहे हैं या कोशिश कर रहे हैं कि आपकी गलतियां कम हों। ये ज़्यादा तार्किक विचार है, ये ज़्यादा लॉजिकल थॉट है। साथ ही जब मैं ये स्वीकार कर रही हूँ कि मुझसे गलतियां हो सकती हैं, तो मैं ये भी स्वीकार कर रही हूँ कि गलतियां करने से मैं बुरी इंसान नहीं बन जाती। गलतियां मैं सुधारने की कोशिश करूंगी, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मैं आज बुरी इंसान हूँ। दूसरा वाक्य देखिए, मुझे कभी कोई नकारात्मक भावना महसूस न हो, जैसे कि ईर्ष्या, गुस्सा, जलन, असुरक्षितता। अब इंसानों को हर तरह की भावनाएं महसूस होती हैं। सुखद, सकारात्मक भावनाओं के साथ ही वे भावनाएं भी महसूस होती हैं जिन्हें हम नहीं महसूस करना चाहते। हमारी ख्वाहिश जरूर होती है कि हमें कभी कोई नकारात्मक दुखद भावनाओं का सामना न करना पड़े, और हम ये कोशिश करते हैं कि हमें इन भावनाओं का हम पर कम प्रभाव हो, पर हम ये भावनाएं कभी महसूस ही ना करें, हमें ये कभी महसूस ही ना हो, ये तो वास्तविक अपेक्षा नहीं है ना। तीसरा वाक्य देखिए, मैं अनसक्सेसफुल हो जाऊं ये मुझे मंजूर नहीं है। मेरे जीवन में सिर्फ सुखद परिस्थितियां हों, मेरे साथ हमेशा सब कुछ अच्छा हो, क्या ये संभव है? इसकी कोई गारंटी है आपकी जिंदगी में? नहीं ना। क्या इसकी संभावना ज्यादा नहीं है कि मेरी परिस्थितियां चुनौतीपूर्ण भी हो सकती हैं, मैं कभी कभी फेल भी हो सकती हूँ, और मैं जो चाहती हूँ वो हर बार मुझे मिले ये जरूरी नहीं है। ये ज्यादा तार्किक विचार हुआ ना। तो अपनी परिस्थितियों से इतनी कड़ी अपेक्षाएं रखने का अर्थ है परिस्थितियों का तर्कहीन मूल्यांकन, यानी इलॉजिकल इवैल्यूएशन करना, उन्हें काल्पनिक रूप में देखना। हम देखते हैं ना, जैसे एंड दे लिव्ड ऑन हैप्पीली एवर आफ्टर, कि भाई सभी कुछ अच्छा है, कुछ भी गलत नहीं है। वास्तविक जिंदगी में ऐसा नहीं होता है। अगला वाक्य देखिए, मुझे बिल्कुल निराश नहीं होना चाहिए, मुझे हमेशा खुश, सक्षम, उदार और मैत्रीपूर्ण होना चाहिए। जैसी परिस्थितियों से अपेक्षा रखना कि वे हमेशा सही होंगी,
हमेशा आपके अनुकूल होंगी, ये गलत है। वैसे ही खुद से अपेक्षा रखना कि आप हमेशा हंसते रहेंगे, सकारात्मक रहेंगे, आपका व्यवहार सबसे मित्रतापूर्ण रहेगा, आप अपने सारे काम हमेशा चुस्ती फूर्ती उत्साह से करेंगे, ये भी तो वास्तववादी नहीं है ना। कभी कभी आप चिंतित हो सकते हैं, आप कभी कभी चिड़चिड़े हो सकते हैं, कभी आप बहुत अजीब तरीके का बर्ताव भी कर सकते हैं। तो खुद से की हुई अपेक्षाएं सुंदर बहुत हैं, सुखद हैं, लेकिन मेरी इच्छा हो सकती है कि मैं अपनी अपेक्षाओं पर खरी उतरूं। पर अगर ऐसा नहीं होता तो मुझे अपने साथ थोड़ी नरमी से पेश आना चाहिए। मुझे खुद को एक इंसान के रूप में देखना जरूरी है। इसी तरह होना ही चाहिए, ये भी एक फ्रेज है जो तर्कहीन धारणाओं में अक्सर देखी जाती है। कुछ वाक्य देखिए। मेरे दोस्तों को मेरी परवाह होनी ही चाहिए। ऐसा कोई नियम नहीं है कि मैं जिस तरह के मित्रतापूर्ण व्यवहार की अपेक्षा रखती हूँ वैसा ही बर्ताव मेरे मित्र हमेशा मेरे साथ करें, मेरी परवाह करें। हाँ, मैं उनसे एक हद तक उम्मीद जरूर रख सकती हूँ कि वो वैसा बर्ताव मेरे साथ करें, पर अपने मित्रों को या खुद को हमेशा एक अपेक्षित व्यवहार की कसौटी पर तौलना ये सही बात नहीं है, तर्कपूर्ण भी नहीं है। दूसरा वाक्य देखिए। मैंने अगर मेहनत की है तो मेरा काम अच्छे ढंग से होना ही चाहिए। यदि आपने किसी काम के लिए मेहनत की है तो आपका काम अच्छा होने की संभावनाएं बहुत ज्यादा हैं। पर आपने मेहनत की है इसका अर्थ ये नहीं है कि आपका काम 100% अच्छा ही होगा। इसकी कोई गारंटी नहीं है। आप अपने मेहनत करके अपनी संभावनाएं बढ़ा रहे हैं, लेकिन आप गारंटी नहीं ले सकते इस चीज की। मुझे उन बुरी बातों की, संकटों की चिंता करनी चाहिए या मुझे चिंता होनी ही चाहिए जो घटने की संभावनाएं हैं। वे समस्याएं जो भविष्य में आ सकती हैं या नहीं भी आ सकती हैं, या कोई काल्पनिक समस्याएं जिनके आने की कोई गारंटी नहीं है, आप उनके लिए क्या आज खुद को तैयार कर सकते हैं? क्या आप उनके बारे में, सभी के बारे में आज चिंता कर सकते हैं? वे समस्याएं जो भविष्य में आ सकती हैं, नहीं भी आ सकती हैं, या कोई काल्पनिक समस्याएं जिनके आने की कोई गारंटी नहीं है, आप उनके लिए आज खुद को कैसे तैयार कर सकते हैं? सोचिए। भविष्य में आने वाली हर समस्या को आप आज देख सकते हैं क्या? नहीं देख सकते ना। तो क्या यह अपेक्षा करना कि आप उनके लिए खुद को तैयार कर रहे हैं, आप उनकी चिंता कर रहे हैं, उसके अनुसार खुद को तैयार कर रहे हैं, क्या यह लॉजिकल है? अगला वाक्य। मुझे हर व्यक्ति ने पसंद करना ही चाहिए। क्या मेरा इस बात पर नियंत्रण है कि लोग मुझे किस तरीके से देखते हैं या उनका मेरे प्रति क्या नजरिया है? क्या आप किसी ऐसे व्यक्ति को जानते हैं कि जिसे सब लोग, पूरी दुनिया पसंद करती हो? सोचिए और बताइए। नहीं है ना। तो यहां मैं सिर्फ ये इच्छा कर सकती हूँ, विश कर सकती हूँ कि ज्यादा से ज्यादा लोग मुझे पसंद करें, पर हमेशा ऐसा ही हो, ये कड़ी अपेक्षा खुद से करना और दूसरों से करना तर्कहीन बात है। कई बार हमारी तर्कहीन धारणाएं हमारे अतीत से या अतीत के अनुभवों से जुड़ी होती हैं, कुछ घटनाओं से जुड़ी होती हैं जिन पर आज हमारा कोई भी वश नहीं है। अब इन वाक्यों को देखिए। मैं अच्छी इंग्लिश नहीं बोल पाऊंगा, मैं इंग्लिश मीडियम में नहीं पढ़ा हूं ना। क्या ये जरूरी है कि जो लोग आज अच्छी इंग्लिश बोलते हैं वे सभी इंग्लिश मीडियम में पढ़े हुए हैं? नहीं ना। हो सकता है उनमें से किसी ने अपनी लैंग्वेज स्किल्स पर काम किया हो, अच्छी अंग्रेजी बोलने के लिए कड़ी मेहनत की हो, इसीलिए आज वो अच्छी अंग्रेजी बोल पा रहे हैं। दूसरा वाक्य। मेरी परवरिश ही मेरी सारी समस्याओं की जड़ है। अब आप अपनी आज की समस्याओं के लिए अतीत को दोषी ठहरा रहे हैं, उस परिस्थिति को दोषी ठहरा रहे हैं जिन पर आपका कोई नियंत्रण नहीं था। हाँ, मेरे व्यवहार, मेरी विचारधारा पर मेरी परवरिश का प्रभाव जरूर पड़ सकता है, पर उसे बदलना आज मेरे हाथ में है ना, मेरे नियंत्रण में है।
तो बजाय अतीत को या दूसरों को दोषी ठहराए, मैं आज अपनी वे चीजें कैसे बदल सकता हूं जो मेरे लिए सहायक नहीं है। क्या ये सोच सही नहीं है? एक और वाक्य देखिए, किसी के साथ अतीत में ऐसे बहुत हादसे हुए हैं तो उसे तो जिंदगी भर उसके परिणाम भुगतने ही पड़ेंगे ना। हर उस बच्चे को जिसने अपने माता पिता को दुर्भाग्यवश बचपन में ही खो दिया हो, क्या परिस्थितियों का सामना करना चुनौतीपूर्ण लगता है? आपको क्या लगता है? इस विषय पर किए गए शोध या डेटा से ये नहीं दिखता कि हर बच्चे को समस्याओं का सामना करना चुनौतीपूर्ण लगे। कई बच्चे अपनी जिंदगी में आज समस्याओं का बहुत सही तरीके से सामना करते हुए दिखाई देते हैं। तर्कहीन धारणाओं की एक और विशेषता होती है, ये बहुत कठोर होती है। इनमें फ्लेक्सिबिलिटी की कोई गुंजाइश नहीं होती है। इनमें सहनशीलता का अभाव भी दिखता है। कितनी बार हम कहते हैं कि हमसे ये बर्दाश्त नहीं होता, सहन नहीं होता, आई कांट स्टैंड इट, कहते हैं ना। ये वाक्य देखिए, अगर कोई समय पर ना पहुंचे तो मुझे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होता, या जिन लोगों के साथ मैं पढ़ता हूं वो अगर मुझे नहीं पसंद करते तो ये मुझे बर्दाश्त नहीं होता, या इतने परिश्रम और प्रयासों के बावजूद इतने कम नंबर, मैं तो ये बिल्कुल नहीं सहन कर पाऊंगी। क्या ये सही है? अब आप खुद को ही लीजिए। आपकी जिंदगी में आपको कई बार इन घटनाओं का सामना करना पड़ा होगा जहां आपको लगा कि आप बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। खराब रिजल्ट, किसी नापसंद व्यक्ति के साथ सफर करना, कोई आपको नापसंद करता हो, किसी वजह से आपको देर तक किसी का इंतजार करना पड़ा हो, ये सारी परिस्थितियां आपके जीवन में जरूर आई होंगी। हर एक के जीवन में आती है, स्वाभाविक सी बात है। पर आप इन्हें झेल गए ना, और इसके बावजूद आप अपना जीवन आज अच्छे से जी रहे हैं ना। तो मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता, सह नहीं सकता, ये स्टेटमेंट्स देना कहाँ तक सही है? एक और पैटर्न जो तर्कहीन धारणाओं में दिखाई देता है वो है या तो सब कुछ या कुछ भी नहीं, ऑल और नथिंग। इसका दूसरा मतलब है खुद को और दूसरों को मूल्यांकित करना, यानी उनका मोल आंकना। देखिए कैसे, माँ बाप भी मुझे प्यार नहीं करते, या शायद उस तरह से नहीं जिस तरीके से मैं सोचता हूं। अगर माँ बाप भी मुझे प्यार नहीं करते तो मेरी जिंदगी बेकार है। यानी मेरी उपलब्धियां, आज तक की मेरी सफलताएं, मेरे बाकी के अच्छे रिश्ते, इन सब का मेरे लिए कोई मोल नहीं है। ये सब शून्य है। सिर्फ जो मेरी अपेक्षाओं के अनुसार नहीं है, सिर्फ जो मेरी अपेक्षाओं के अनुसार नहीं है, उसी पर मैं ध्यान केंद्रित कर रहा हूं। अब आप बताइए, क्या यह तर्कसंगत है? दूसरा उदाहरण, फाइनल ईयर परीक्षा में अनुत्तीर्ण हुआ विद्यार्थी किसी भी जॉब के लिए बेकार है। ध्यान दीजिए, फाइनल ईयर परीक्षा में अनुत्तीर्ण हुआ विद्यार्थी किसी भी जॉब के लिए बेकार है। यदि ये सही है तो हमें अपने आसपास कुशल कारीगर या किसी अन्य काम में कुशल व्यक्ति जो कॉलेज नहीं गए, ये तो दिखने ही नहीं चाहिए। वो ग्रेजुएट नहीं हुए तो वो तो बेकार है, वो तो दिखने ही नहीं चाहिए। लेकिन हम अपने आसपास ऐसे बहुत सारे लोगों को जानते हैं जो लोग कॉलेज नहीं गए हैं, ग्रेजुएट नहीं हुए हैं। इसका मतलब फाइनल ईयर की परीक्षा में वो उत्तीर्ण नहीं हुए हैं, फिर भी आज वो बहुत अच्छी जॉब कर रहे हैं। एक और उदाहरण, मेरे सबसे फेवरेट व्यक्ति को मैंने बुरा भला कहा है, अब वो रिश्ता टूट गया है, इसका मतलब मैं किसी भी रिश्ते को बनाने में बेकार हूं। यदि मुझे अपने एक करीबी रिश्ते में ऐसा अनुभव आता है जहां मेरा कोई अपना व्यक्ति कहे कि मैं अच्छा नहीं हूं, या मैंने उसे बुरा भला कहा है, या हमारा झगड़ा हो गया है, तो क्या जीवन में मैं कोई भी रिश्ते नहीं बना सकती? आगे देखिए, जो व्यक्ति अपने लक्ष्य प्राप्त नहीं कर सकता है ना, उसकी तो जिंदगी बेकार है। जरा सोचिए। इसके लिए मैं आपको एक उदाहरण देती हूँ। मान लीजिए मैं एक नेशनल लेवल की सिंगर बनना चाहती थी, ये मेरे जीवन का लक्ष्य था, पर मैं वो प्राप्त नहीं कर सकी। लेकिन उसकी बजाय आज मैं एक बहुत अच्छी म्यूजिक टीचर की तरह जानी जाती हूँ,
मैं जो मेरे स्टूडेंट्स हैं उनको मैं संगीत की बहुत अच्छी शिक्षा दे रही हूँ, उन्हें ज्ञान दे रही हूँ। अपने खाली वक्त में अपने संगीत की साधना कर रही हूँ, जिससे मुझे बहुत संतोष मिल रहा है। मैं छोटे-मोटे कार्यक्रम भी आयोजित कर रही हूँ और अपनी ज़िंदगी का पूरी तरीके से आनंद उठा रही हूँ। तो क्या मेरी ज़िंदगी बेकार है? माना कि मैं नेशनल लेवल सिंगर नहीं बनी, पर क्या आप मेरी ज़िंदगी को बेकार कह सकते हैं? तर्कसंगत नहीं है ना? ये जो अभी हमने वाक्य देखे, आपको इनमें पैटर्न नज़र आया ना? सब कुछ या कुछ भी नहीं। या तो सब कुछ मेरे मुताबिक होना चाहिए, नहीं तो सभी बेकार है। ये पैटर्न यहाँ दिखाई पड़ता है। तो अब आप समझ गए ना कि तर्कहीन धारणाएं हमेशा हमें नकारात्मकता की ओर ले जाती हैं, हार की ओर ले जाती हैं, सेल्फ डिफीटिस्ट एटीट्यूड की ओर ले जाती हैं। तो हमें इनसे बचना चाहिए। हमने अभी तक तर्कहीन धारणाओं के पैटर्न्स देखे। एल्बर्ट एलिस के अनुसार तर्कहीन धारणाएं या विचार ये 3 दोषपूर्ण कल्पनाओं से जन्म लेते हैं। ये कल्पनाएं कौन सी हैं? आइए देखते हैं। पहली कल्पना, मुझे अच्छा ही करना चाहिए। जीवन के हर क्षेत्र में, हर समय अच्छा ही करना चाहिए। अब इस स्टेटमेंट को अगर आप विस्तार से देखें तो इसका अगला भाग होगा, यदि मैं ऐसा नहीं कर सका तो मैं बेकार हूं। दूसरी स्टेटमेंट देखते हैं, सबको मेरा सम्मान करना ही चाहिए। फिर वही, जीवन के हर क्षेत्र में, हर समय। इस स्टेटमेंट को विस्तार से देखें तो यदि कोई ऐसा न करे तो उन्हें दंडित करना चाहिए। ये एक कल्पना है। तीसरी कल्पना देखते हैं जो दोषपूर्ण है, दुनिया में सब कुछ आसान होना चाहिए मेरे लिए हमेशा। फिर इस स्टेटमेंट का अगर हम विस्तार देखें तो उसका अगला भाग होगा, यदि ऐसा नहीं है तो ये असहनीय है, ये निराशाजनक है। तो देखा आपने, 3 दोषपूर्ण कल्पनाएं जिनकी वजह से हमारी अतार्किक धारणाएं या विचार बनते हैं। तो चलिए अब हम फिर से अपनी ओर मुड़ते हैं। आप खुद एक उदाहरण सोचिए जहां आपने सोचा हो कि मुझे अच्छा ही करना चाहिए, यदि मैंने नहीं किया तो मैं बेकार हूं। आप सोचिए और इसका जवाब आप अपनी नोटबुक में लिखिए। इसके लिए आप कुछ समय ले सकते हैं। आशा है आपने इसका उत्तर लिख लिया होगा। मैं आपको अपने बारे में बताती हूँ। मुझे लगता है कि मुझे अपने बच्चों के लिए हमेशा एक आदर्श माँ होना चाहिए, और उसके लिए मेरे पैरामीटर्स क्या हैं? मुझे कभी उनको डांटना नहीं चाहिए, मुझे हमेशा उनसे बहुत प्यार से व्यवहार करना चाहिए, उन पर अपनी सारी ममता लुटा देनी चाहिए, साथ ही उनको उनके जीवन में सही मार्गदर्शन भी करना चाहिए, उनकी सेहत का भी ख्याल रखना चाहिए। मुझे ये देखना चाहिए कि उनकी सारी चीज़ें जगह पर तरतीब अच्छे से रखी हुई हैं। ये सारी चीज़ें मुझे करनी चाहिए। एक आदर्श माँ की या एक माँ की लिस्ट तो वैसे भी एंडलेस होती है, इसमें आप और जोड़ सकते हैं। और मुझे लगता है कि मुझे वो सारी चीज़ें हर समय मेरे बच्चों के लिए करनी चाहिए। अगर मैं इनमें से कोई भी चीज़ न कर पाऊँ तो मैं खुद को धिक्कारती रहती हूँ कि छी, कैसी माँ हूँ मैं, इतना भी नहीं कर सकती। ये कोई और नहीं, मैं खुद के बारे में सोच रही हूँ कि अगर मैंने ये सारी चीज़ें जैसा मैं सोच रही हूँ वैसी नहीं की तो मैं बिल्कुल बेकार हूँ। अगले उदाहरण की तरफ बढ़ते हैं। अब आप एक और उदाहरण सोचिए जहां आपको लगा हो या आपकी ज़िंदगी में आपको कभी लगा हो कि सबने मेरा सम्मान करना ही चाहिए, यदि वे न करें तो उन्हें दंडित होना चाहिए। आप इस विषय में सोचिए, इस घटना के बारे में, और आप अपनी सोच को अपनी नोटबुक में लिखिए। इसके लिए आप कुछ समय ले सकते हैं। मैं आपको अपने बारे में बताती हूँ। पिछली बार जब मैं अपने गांव गई थी ना, तो
वहाँ की जो औरतें थी वो हर काम में कुछ भी करने के लिए जाती तो कहती रहने दो, तुमसे नहीं होगा, भाई तुम लोग को शहर वाले हो, तुम लोग को तो इस तरीके के काम की आदत नहीं होती है, हम कर लेंगे, हम तो भाई सुबह से शाम तक इन्हीं कामों में जुटे रहते हैं, हमें तो आदत होती है। मुझे लगा कि वो मेरा मजाक उड़ा रही हैं, कहीं तो भी मेरा अपमान कर रही हैं, मेरे ही सामने मुझे बुरा बोल रही हैं, जबकि उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए, उन्हें तो मेरा सम्मान करना चाहिए। भाई मैं शहर की हूँ, पढ़ी लिखी हूँ, उन्हें तो हमेशा मेरे बारे में अच्छी बातें ही करनी चाहिए। आपसे सच कहती हूँ, मैं अपने विचारों से, नकारात्मकता से इतनी प्रभावित हो गई थी कि मुझे लग रहा था कि पलट करके उन्हें 4 खरी खोटी सुनाई दूँ, यानी उन्हें दंडित कर दूँ। क्यों? क्योंकि वो मेरे बारे में अच्छा विचार नहीं कर रही हैं। कितनी बार हम परिस्थितियों के लिए अपने नसीब को दोष देते हैं। आपने भी दिए होंगे, जरा सोचिए। मेरी तो किस्मत ही खराब है, मेरी तो कुंडली में ग्रह दोष है, इसीलिए मेरे काम नहीं हो पाते। ऐसी कितनी ही बातें हम खुद को बताते रहते हैं। अपने जीवन की ऐसी बातों को याद कीजिए और ये सोचिए कि क्या अपनी किस्मत को कोसने से आपकी समस्या का समाधान हुआ या आपको अपनी समस्या का हल मिला। आप इसे भी अपनी नोटबुक में लिख सकते हैं। इसके लिए आप कुछ समय लीजिए। तो चलिए तर्कहीन धारणाओं के बारे में एक बार फिर से रिवीजन कर लेते हैं। तर्कहीन धारणाओं की वजह से हम किसी भी घटना के नकारात्मक परिणामों को बढ़ा चढ़ाकर बताते हैं। ऐसी धारणाओं वाले व्यक्ति किसी असली समस्या के बारे में ही सिर्फ विचार नहीं करते, बल्कि उससे जुड़ी कई काल्पनिक समस्याओं के बारे में भी चिंता करते रहते हैं। तर्कहीन धारणाओं की वजह से हम समस्याओं को अति भयंकर रूप में देखते हैं, यानी ऑफुलाइजेशन ऑफ अ प्रॉब्लम। तर्कहीन धारणाएं हमेशा हमें हताश करती हैं, निराश करती हैं, कोई विकल्प न होने का एहसास देती हैं कि भाई अब कुछ नहीं हो सकता, ऐसा एहसास देती हैं। तर्कहीन धारणाएं परिस्थिति का या समस्या का समाधान ढूंढने से या हल ढूंढने से हमें रोकती हैं, क्योंकि उनका तो मानना ही है ना कि परिस्थिति का कोई समाधान ही नहीं है, इस समस्या का कोई हल ही नहीं है, तो हम समाधान उनके चलते हम उस समस्या का समाधान भी नहीं ढूंढ सकते। तर्कहीन धारणाएं हमें स्वयं का या औरों का पूर्ण रूप से सकारात्मक स्वीकार करने से रोकती हैं, और तर्कहीन धारणाओं की वजह से हम खुद को या औरों को एक कम व्यक्ति मानते हैं, एक निम्न व्यक्ति मानते हैं। तो चलिए अब हमने तर्कहीन धारणाओं के बारे में जान लिया, तो अब हम आगे बढ़ते हैं हमारे एबीसी मॉडल के बी की तरफ, डिस्प्यूट यानी प्रतिवाद। प्रतिवाद क्या है? ये एक प्रोसेस है जिसमें हम तर्कहीन धारणाओं को, दोषपूर्ण धारणाओं को पहचानते हैं और उनकी जगह उपयोगी या मददगार धारणाएं बनाने की कोशिश करते हैं। इसके लिए हम क्या करते हैं? कुछ प्रश्न पूछते हैं। कुछ प्रश्नों की हम जो चर्चा करने वाले हैं, वे प्रश्न या तो अगर हमें लगता है हमारी तर्कहीन धारणाएं हैं तो हम खुद से पूछेंगे, या अगर हमें लगता है किसी और की तर्कहीन धारणाएं हैं तो हम उनसे भी यह प्रश्न पूछेंगे, यानी हम उनकी बिलीव्स को डिस्प्यूट करेंगे। कैसे? चलिए देखते हैं। तो प्रतिवाद करने में पहले सेट उपयुक्त सवालों के इस प्रकार हैं। ये कहाँ लिखा है कि ये सच है और क्या यही सही है? अब जैसे मान लीजिए रितेश की धारणा है कि भाई मैं उम्र में तुमसे बड़ा हूं तो मुझे तुमसे ज्यादा पता है, तुमसे बेहतर समझ है, इसलिए तुम्हें मेरा कहना मानना ही चाहिए। इस धारणा का प्रतिवाद करने के लिए यदि मैं रितेश से पूछूं या रितेश खुद से पूछे कि ये कहाँ लिखा है कि यही सच है, यही सही है कि उम्र में बड़े व्यक्ति हमेशा अच्छे डिसीजंस लेते हैं, अच्छा निर्णय लेते हैं, ज्यादा अच्छे से सोच सकते हैं, ये कहाँ लिखा है? सही है क्या? वास्तव में ऐसा कोई भी नियम नहीं है कि बड़े हमेशा सही होते हैं और छोटे हमेशा गलत होते हैं, ऐसा कोई नियम नहीं है। दूसरा, ऐसा कौन कहता है या ये मैं खुद ही सोच रहा हूं? ये भी एक प्रतिवाद के लिए उपयुक्त सवाल है। उदाहरण के लिए निहिका सोचती है
कि यदि मुझे कॉलेज की फाइनल परीक्षा में फर्स्ट क्लास नहीं मिला तो सब लोग सोचेंगे कि अभी तक मुझे मेरा जो रिजल्ट आया है वो सारा मेरे भाग्य की वजह से आया है या एक फ्लूक की वजह से आया है, कि पहली बार के मेरे रिजल्ट सब भगवान की दया से अच्छे आए हैं, ऐसा लोग सोचेंगे। अब ये तो मिहिका सोच रही है ना। यदि वो खुद से पूछे कि ये कोई कह रहा है क्या ऐसा, कि या मैं खुद ही सोच रही हूँ कि अगर मेरा रिजल्ट अच्छा नहीं आया तो लोग सोचेंगे, तो बताइए क्या होगा। ऐसा हो सकता है कि कुछ लोग ऐसा कहें कि हाँ, मिहिका का रिजल्ट भगवान भरोसे अभी तक अच्छा आ गया, लेकिन सभी लोग ऐसा सोचे इसकी संभावना तो नहीं है ना। प्रतिवाद करने के लिए अगला उपयुक्त सवाल, सबसे बुरा या ज्यादा से ज्यादा बुरा क्या होगा। तुषार को डर है कि उसे पढ़ाई पूरी करने के बाद अच्छी कंपनी में नौकरी नहीं लगेगी, और अब तो महामारी की वजह से तुरंत नौकरी मिलने से रही, इसीलिए वो बहुत चिंतित है। तो ऐसी स्थिति में उसे खुद से पूछना चाहिए कि भाई ज्यादा से ज्यादा बुरा क्या होगा। यही ना कि वो थोड़े समय के बाद में काम करना शुरू करेगा, उसकी जो कमाई है, जो अर्निंग है, वो थोड़े समय के बाद शुरू होगी। तो जब तक उसकी कमाई शुरू नहीं होती तब तक उसे क्या करना चाहिए, उसे अपने पैसों का प्रोविजन करना चाहिए, उसको ऐसी ज़रूरतें मेंटेन करनी चाहिए कि इसके लिए उसे पैसे चाहिए, बाकी अपनी ज़रूरतें कम करनी चाहिए। अगर वो ऐसा विचार करे तो क्या सही नहीं है। इसी तरह तुषार को खुद से ये भी पूछना चाहिए कि सच क्या है और मेरी कल्पना क्या है। क्या मैं कुछ ज्यादा ही नकारात्मक या भयानक रूप से वास्तविकता को देखने का प्रयत्न कर रहा हूँ। मेरी धारणा मुझे चिंता के अलावा कुछ नहीं दे रही है ना, तो क्या ये मुझे काम ढूंढने में मदद कर रही है। यदि तुषार खुद से ये पूछे तो उसे वास्तविक परिस्थिति का ज्ञान हो जाएगा। ऐसा नहीं है कि किसी को भी नौकरी नहीं मिली है महामारी के चलते। हाँ, कुछ लोगों को जल्दी मिली है, कुछ लोगों को बाद में मिली है, लेकिन मिली है, ये ज्यादा महत्वपूर्ण है। इसीलिए ये जो हम ऑफुलाइजेशन कर रहे हैं कि किसी को भी नौकरी नहीं मिलेगी, अरे मुझे तो भूखों मरना पड़ेगा, ऐसी हालत नहीं है। प्रतिवाद करने के लिए और उपयुक्त सवाल, मेरा जो विश्वास है या निष्कर्ष है, क्या उसके समर्थन में कोई सबूत है। मैं जो सोच रहा हूं, अपेक्षा कर रहा हूं, क्या वह हर बार 100% संभव है। ये सवाल। अब अगर मान लीजिए मैं सोचती हूँ कि जब मैं किसी काम में अपना 100% देती हूँ तो मुझे उसका परिणाम अच्छा ही मिलना चाहिए, या मैं अगर हमेशा सच बोलती हूँ तो मेरे दोस्तों को भी हमेशा सच बोलना चाहिए। क्या इस बात का कोई सबूत है कि किसी काम के परिणाम आपके परिश्रम के मुताबिक ही होंगे। हम पहले भी कह चुके हैं कि इसकी संभावनाएं हैं कि यदि आपने अच्छा काम किया तो आपके परिणाम अच्छे होंगे, परंतु इसकी पूरी गारंटी नहीं है। प्रतिवाद करने के लिए अगला उपयुक्त सवाल, जो मैं देख और समझ रहा हूं, क्या उससे अलग कोई पर्याय संभव है, कोई ऑल्टरनेटिव है। और क्या मेरे पास सभी तथ्य यानी फैक्ट्स हैं। एक उदाहरण देखते हैं। ज्योति को कॉलेज की तैराकी टीम में नहीं लिया गया, नहीं शामिल किया गया, तो वो सोचने लगी कि कॉलेज की तैराकी टीम में सिर्फ शहरी स्टूडेंट्स को, जो स्मार्ट बच्चे हैं, सिर्फ उन्हीं को लिया जाता है, और चूंकि वो गांव से आई हुई है इसीलिए उसे तैराकी टीम में शामिल नहीं किया गया। इस सोच को लेकर वो अपने कॉलेज से और अपने जो कोच थे उसके तैराकी टीम के, उनसे बहुत नाराज हो गई। अब इस धारणा की वजह से ज्योति ने ये नहीं देखा कि तैराकी प्रतियोगिता में जो बाकी के छात्र थे उनमें से कई ज्योति से अच्छे तैराक थे, और साथ ही तैराकी टीम एक छोटी टीम थी, उसमें कुछ ही लोगों का चयन हो सकता था। तो शायद ज्योति उन जो टॉप के जो 4-5 लोग थे उनमें ज्योति नहीं थी, लेकिन उसने अपनी सोच के चलते इस तथ्य की तरफ ध्यान ही नहीं दिया। तो अगर वो दूसरा संभव पर्याय देख ही नहीं पा रही है, इसी विश्वास के साथ वो आगे बढ़ रही कि जो वो सोच रही है वही सत्य है, तो इस तरीके से तो ये तर्कहीन धारणा हुई ना। उसने अपने सारे फैक्ट्स को चेक ही नहीं किया। अगर वो खुद से पूछती
कि जो मैं देख और समझ रही हूँ, क्या उससे अलग कोई ऑल्टरनेटिव हो सकता था? या क्या मेरे पास में ये सारे फैक्ट्स हैं कि जो उस तैराकी टीम के जो बाकी के सदस्य हैं, मैं उनसे बेहतर तैराक हूँ? ऐसा तो कहीं सिद्ध नहीं हुआ था। अगर वो परिस्थिति को सही रूप से देखती, तो वो कटुता से पूरी तरीके से बच जाती और अगली बार तैराकी टीम में शामिल होने के लिए ज्यादा प्रयत्न करती। एक और सवाल, एक या दो घटनाओं से क्या मैं एक पैटर्न बना रही हूं? इस स्थिति में जो सकारात्मक है उसे अनदेखा करके क्या मैं सिर्फ नकारात्मक पहलुओं पर ही ध्यान दे रही हूं? एक उदाहरण देखते हैं। प्रीति ने अपना ग्रेजुएशन कोविड के दौरान पूरा किया, महामारी के दौरान। अब चूंकि सब जगह लॉकडाउन था, इसीलिए उनके कॉलेज में उस साल कोई कैंपस इंटरव्यूज नहीं हुए, कोई कंपनियां जॉब ऑफर करने के लिए नहीं आई, तो उसे नौकरी तुरंत मिलने में कठिनाई होने लगी। जब वो 12वीं में थी, तो बाढ़ की वजह से उसके जो स्कूल का जो शेड्यूल था या जो उसके एग्जाम्स होने वाले थे, वो पोस्टपोन हो गए थे। अब 12वीं में जो उसके साथ में घटना घटी या अभी जो कोविड के दौरान उसने ग्रेजुएशन किया, इन दोनों को मिला करके उसने ये सोच लिया, उसकी ये धारणा बन गई कि जब भी उसका कोई महत्वपूर्ण माइलस्टोन उसकी जिंदगी में आता है, तो कुछ न कुछ गलत जरूर होता है, उसका तो भाग्य ही खराब है। प्रीति ये भूल गई है कि उसका स्कूल में बहुत अच्छा प्रदर्शन रहा था, 10वीं में भी उसे कोई दिक्कत नहीं आई थी। और भले इस साल कोविड की वजह से कैंपस इंटरव्यूज, जब वो ग्रेजुएशन में थी या जब वो फाइनल ईयर में थी, उस समय कोविड की वजह से भले कोई कैंपस इंटरव्यूज न हुए हों, उनके कॉलेज ने प्रीति के बैच को एक स्पेशल ऑफर दिया था कि जब अगले साल कॉलेज खुलेंगे, तब हमारे जब कैंपस इंटरव्यूज होंगे या जब जॉब फेयर्स लगेंगे, तब आप लोग भी उनमें अपीयर हो सकते हैं। प्रीति इस बात को पूरी तरह अनदेखा कर गई। वो सिर्फ उन चीजों की तरफ ध्यान दे रही थी जो उसकी अपेक्षा के अनुसार नहीं हुई थी, और उन्हीं पर से वो विश्वास बना रही थी, एक धारणा बना रही थी कि उसका भाग्य अच्छा नहीं है। अब प्रतिवाद करने के लिए अगला उपयुक्त सवाल देखते हैं। क्या मैं मेरी भावनाओं को नकार रहा हूं? क्या मैंने यह नकारात्मक भावना उत्पन्न करने वाले विचारों को पहचान लिया है? इसका उदाहरण देखिए। बीना को कई बार बहुत चिंता होती है कि जब वो नौकरी करने जाएगी तो क्या होगा, क्योंकि उसे ये सोच करके ही बहुत डर लगता है कि उसे वहां इंग्लिश में बातचीत करनी पड़ेगी। वो ये नहीं देख रही है कि भले उसे इंग्लिश में बात करने में कठिनाई होती हो, उससे उसकी योग्यता में कोई फर्क नहीं पड़ता। साथ ही उसने इस बात को भी स्वीकार नहीं किया है कि उसे अंग्रेजी में बात करते हुए डर लगता है। वो सिर्फ चिंतित होकर के अपना शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य खो रही है, सिर्फ चिंता कर रही है कि अरे जब मैं नौकरी पर जाऊंगी तो मुझे अंग्रेजी में बात करनी पड़ेगी, कैसे करूंगी मैं? इसके आगे वो कुछ सोच ही नहीं पा रही है। तो यदि वो खुद से यह प्रश्न पूछती कि क्या मैं अपनी भावनाओं को, यहाँ कौन सी उसकी भावना है? डर की भावना है। क्या मैं उसे नकार रही हूं? क्या मैं उसे एक्सेप्ट कर रही हूं कि हाँ मेरे मन में डर है, और यदि डर है तो मैं उसके लिए क्या कर सकती हूँ? यदि उसने इस बात पर विचार किया होता तो उसे अपने भीतर की गलत धारणाएं पता चल जाती, और भावनाओं को स्वीकार करने से वो उनका सही नियमन कर सकती, यानी सही रेगुलेशन कर सकती। अब सही रेगुलेशन कैसे करती कि हाँ मुझे डर लग रहा है, मैं क्या कर सकती हूँ? मैं इसके लिए कोई इंग्लिश की क्लास लगा सकती हूँ, इंग्लिश स्पीकिंग के आजकल कई कोर्सेज रहते हैं, या तो मैं अपने काम में ही इतनी अच्छी होंगी कि चाहे मैं इंग्लिश बोलूं या ना बोलूं, मेरी योग्यता पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये विचार उसके सामने ज्यादा स्पष्ट हो जाते। तो अब हम अपने एबीसी मॉडल के इक्वेशन में डी जोड़ते हैं, यानी एक्शन, बिलीफ, कॉन्सिक्वेंस और डिस्प्यूट को भी जोड़ते हैं। हमने देखा है कि किसी भी घटना ए में व्यक्ति की धारणाएं जुड़ती हैं, यानी बी जुड़ता है, और फिर उसका परिणाम निकलता है जो है सी। जब परिणाम अपनी अपेक्षानुसार नहीं होता, तकलीफ देह होता है, तो हमें अपनी धारणाओं को परखना चाहिए,
उनको पहचानना चाहिए। तर्कहीन धारणाओं को पहचानने के लिए हमें प्रतिवाद करना चाहिए, यानी डिस्प्यूट करना चाहिए उनको। जब परिणाम अपनी अपेक्षानुसार नहीं होता, तकलीफ देह होता है, तो हमें अपनी धारणाओं को परखना चाहिए। तर्कहीन धारणाओं को पहचानने के लिए हमें डी यानी प्रतिवाद करना चाहिए। कैसे? ये अभी तक हमने इतने जो आपसे प्रश्न बताए हैं आपको, उन सारे प्रश्नों को पूछकर आप उन तर्कहीन धारणाओं का प्रतिवाद कर सकते हैं, उन्हें डिस्प्यूट कर सकते हैं। अब देखिए, जब हम अपनी धारणाओं को प्रतिवादित करते हैं यानी डिस्प्यूट करते हैं, तब हमें एहसास होता है कि कई धारणाओं को बदलने की आवश्यकता है ना? जब आप अपने से ये प्रश्न पूछते हैं जो अभी हमने पूछे, तब हमें समझ में आता है कि नहीं, हम शायद कहीं ना कहीं गलती कर रहे हैं। हमारी कुछ धारणाएं ऐसी हैं जो हमें बदलनी चाहिए। जब मैं यह बदलाव लाती हूं, यानी ई एक्सचेंज, मतलब मेरी गलत धारणाओं को सही धारणाओं से बदलती हूं, तो मुझे अपने अलग परिणाम मिलते हैं जो कम तकलीफदेह हो सकते हैं। जैसे बीना के केस में, यदि वो अपनी धारणा बी कि यदि मैं अच्छी अंग्रेजी नहीं बोल सकती तो मैं एक अच्छी एम्प्लॉय भी नहीं हो सकती, ये जो उसकी धारणा थी कि वो कभी सफल ही नहीं होगी, इसको डिस्प्यूट करती है, तो उसे समझ में आएगा कि ये उसकी तर्कहीन धारणा है। फिर वो इसे एक तर्कसंगत धारणा कि इंग्लिश जानना मेरी नौकरी के लिए अच्छा है लेकिन जरूरी नहीं है, इसका अर्थ ये नहीं है कि मैं खराब एम्प्लॉय हूं, इस धारणा से जब वो अपनी तर्कहीन धारणा को बदलती है तो उसके परिणाम अलग होंगे। उसका डर, उसकी चिंता कम होगी और वो अपने इंग्लिश न जानने की समस्या पर काम कर सकेगी, उसका सकारात्मक हल भी ढूंढ सकेगी, है ना? तो अब हमारा नया इक्वेशन हुआ एक्शन प्लस बिलीफ इज इक्वल टू कॉन्सिक्वेंस। उसमें बिलीफ के नीचे हम उन्हें डिस्प्यूट करेंगे और अगर हमारी गलत धारणाएं हुई तो उन्हें हम तर्कसंगत धारणाओं से एक्सचेंज भी करेंगे, यानी हमारा फाइनली एक्शन प्लस तर्कसंगत धारणाएं बराबर परिणाम। इस इक्वेशन में हमारा एबीसी मॉडल बदल जाएगा। इस एक्सचेंज के बारे में जब हम बात करते हैं कि किसी तर्कहीन धारणा को तर्कसंगत धारणा से बदलना, ये बदलाव इतना आसान नहीं है, क्योंकि हम अपनी धारणाएं बहुत सालों से बनाते आ रहे हैं। ये हमारी सहज प्रवृत्ति है। एक बात हमें स्वीकार करनी चाहिए कि तर्कहीन धारणाओं को डिस्प्यूट करना, उन्हें तर्कसंगत धारणाओं में बदलना कहने में बहुत आसान है, लेकिन करने में इतना आसान नहीं है। एक बात हमें समझनी चाहिए कि तर्कहीन धारणाओं को पहचानना, उन्हें डिस्प्यूट करना और उन्हें तर्कसंगत धारणाओं में बदलना कहने में आसान है, पर करने में मुश्किल है। बदलाव कोई भी हो, आसान नहीं होता, खासकर जब हम उन धारणाओं के बारे में बात कर रहे हों जो हमने इतने सालों में अपनी परवरिश, अपने अनुभवों से, अपने खुद के और दूसरों के मूल्यांकन से बनाई हुई हैं। ये हमारे विचारों की बुनियाद में बसी हुई हैं। हमारे सबसे पहले विचार हमारी धारणाओं की वजह से ही आते हैं। ये हमारी आत्म छवि पर सवाल उठाते हैं। अगर हम इनमें बदलाव करने लगें तो ये हमारी आत्म छवि पर सवाल उठाएंगे। इसीलिए हम एक दिन में अपनी गलत तर्कहीन धारणाओं को नहीं बदल सकते, लेकिन हमें ये बदलाव लाना होगा अपनी भावनाओं के बेहतर स्वीकार और नियमन के लिए, सकारात्मक उपयोगी सोच के लिए। इसके लिए हम ABCDE मॉडल का उपयोग कर सकते हैं, जैसा कि आप स्लाइड पर देख रहे हैं। तो दोस्तों, इस सत्र में हमने जाना कि एल्बर्ट एलिस का ABC मॉडल क्या है। हमने अपने बिलीफ यानी धारणाओं को भी समझा, अपनी तर्कहीन धारणाओं को पहचाना, उनको तर्कहीन दोषपूर्ण धारणाओं को कैसे बदलना चाहिए इसके बारे में भी चर्चा की, और अंत में हमने ABCDE मॉडल देखा, जो कि हमारी सकारात्मक सोच के लिए बहुत उपयोगी हो सकता है। तो आशा है
अब आप अपनी तर्कहीन धारणाओं के बारे में गंभीरता से विचार करेंगे, उन्हें परखेंगे और उन्हें तर्कसंगत धारणाओं में बदलने की कोशिश करेंगे। आज का सत्र हम यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद। कहानी जिंदगी की, पेंसिल की। एक साधारण पेंसिल की कहानी हमें जीने की सरलता समझा सकती है, जीवन को कैसे अर्थपूर्ण बनाया जा सके ये भी दिखा सकती है। चलिए देखते हैं कि कैसी है ये कहानी। एक था पेंसिल के कारखाने का बूढ़ा मालिक। उसके पास अनगिनत अनुभव किसी खजाने की तरह था। वो बड़ा अजीब भी था। उसके कारखाने की हर चीज से वो बातें किया करता था। उसने किए हुए हर काम से उसे गहरा प्यार था। तैयार हुई पेंसिल्स के पास आने के बाद उस बुढ़े ने पेंसिल्स को कारखाने से बाहर भेजने के लिए रखे बक्से में से एक नई पेंसिल बड़े ही कोमलता के साथ हाथ में ली, जैसे किसी नन्हे बच्चे को हम उठाते हैं। उसकी प्यार भरी नजरें पेंसिल पर थी। उसकी आंखों में एक रोशनी और आशा थी। झुर्रीदार हाथों की पकड़ आज भी मजबूत थी। पेंसिल को ध्यान से देखते हुए वो उससे बोलने लगा, मैं तुम्हें बाहर की दुनिया में भेज रहा हूँ। उससे पहले तुम्हें 5 चीजें पता होना जरूरी है। वे तुम हमेशा याद रखना, कभी भी भूलना नहीं। और यदि तुम इस तरह से व्यवहार कर सकी तो दुनिया की सर्वश्रेष्ठ पेंसिल बन जाओगी। सबसे पहली और महत्वपूर्ण बात ये कि काम को स्वीकार करना। जब तुम किसी के द्वारा प्रयोग में लाई जाओगी तभी तुम्हें काम करने की संतुष्टि मिल सकती है। तुम्हारा प्रयोग करते हुए समय समय पर तुम्हारी नोक तेज करने के लिए तुम्हें छीला जाएगा। तब तुम्हें बहुत दर्द होगा, लेकिन ये याद रखना कि उसी कारण तुम्हारा काम और उभर कर आएगा। काम करते हुए तुमसे शायद गलतियां भी हो जाएगी, लेकिन इस गलतियों को सुधारने के लिए तुम्हारे पास के रबर का प्रयोग करने की क्षमता तुम में है। ये बात भूलना नहीं। गलती हुई इस कारण से निराश मत होना। सबसे महत्वपूर्ण बात है तुम्हारी आंतरिक क्षमता। बाहरी रूप सारी दुनिया को पता होगा, लेकिन तुम्हारी सच्ची क्षमता केवल तुम्हें ही पता है। इसको कभी भी मत भूलना। ये आखिरी बात भी अच्छे से याद रखना। जहाँ भी तुम काम करोगी उस हर जगह पर अपनी छाप छोड़ जाना। आगे क्या होगा इसका विचार ना करते हुए तुम अपना काम पूरी निष्ठा से करते रहना। चाहे कुछ भी हो जाए, तुम लिखते रहना। तो कैसी लगी कहानी? यदि अच्छी लगी हो तो इन चीजों को अपने जीवन में भी लाने का प्रयास करें और एक सफल जीवन बिताएं। सकारात्मक सोच के साथ अपनाएं। जब मेरे विचार स्वीकार नहीं किए जाएंगे तो मैं परेशान नहीं होऊंगा। मुझे लगता है दूसरी कल्पना बेहतर थी। प्रोजेक्ट पर काम शुरू करने से पहले ये उनकी अंतिम मीटिंग थी। टीम टेबल के आसपास बैठी थी। सब ने प्रोजेक्ट को लेकर अपने विचारों के आधार पर प्रस्तुतिकरण बनाया था। अमित बहुत ही आश्वस्त था कि उसका प्रस्तुतिकरण सबसे बेहतर होगा। सचमुच उसने कड़ी मेहनत की थी। वो चारों ओर थोड़ी ऐज से देख रहा था, क्योंकि उसे विश्वास था कि प्रोजेक्ट पर काम करने के लिए उसका प्रस्ताव चुना जाएगा। वो मैनेजर के सराहनीय शब्दों को सुनने के ख्याली पुलाव पका रहा था। मीटिंग के दौरान भी वो दिन में सपने देखने लगा और अपने ही ख्यालों में खो गया। प्रस्तुतिकरण खत्म होने वाले थे। हर कोई परिणाम सुनने के लिए उत्सुक था। उनका दिल जोरों से धड़क रहा था और ऐसा लग रहा था मानो उनका दिल कानों में आ गया हो। मैनेजर खड़ा हुआ और उसने हर एक के योगदान की प्रशंसा की। उसने हर एक को सराहा। अमित को तनाव महसूस हो रहा था, क्योंकि उसे जैसी अपेक्षा थी वैसे उसका नाम नहीं लिया जा रहा था। लेकिन उसने सोचा कि शायद
प्रोजेक्ट को चुनने की घोषणा के समय वो लिया जाएगा। चूँकि वो दिन में सपने देख रहा था, उसे ध्यान नहीं रहा कि कमरे में उपस्थित हर कोई तालियां बजा रहा था। तालियों की आवाज से अमित सपने से जाग गया और उसने अपने इर्द गिर्द देखा। क्या उसके लिए तालियां बज रही थी? नहीं, वे सब नितिन की ओर देख रहे थे और उसके लिए तालियां बज रहे थे। अमित भी उनके साथ तालियां बजाने लगा, लेकिन उसका मन नफरत से भरा हुआ था। क्या ये गलत नहीं था? क्या ये तालियां उसके लिए नहीं बजनी चाहिए थी? मैनेजर ने नितिन को मंच पर बुलाया और उसे अपना प्रस्तुतिकरण समझाने के लिए कहा। नितिन उसका प्रस्तुतिकरण करने के लिए गर्व से उठा। हर कोई ध्यान से सुन रहा था। शुरू में अमित मौके की तलाश में था कि कब वो गलती निकाल सके और मुद्दे निकाल सके, लेकिन जैसे वो नितिन का प्रस्तुतिकरण सुन रहा था, उसने ये महसूस किया कि नितिन एक अलग नजरिया पेश कर रहा था। उसकी निराशा अभी पूरी तरह से कम नहीं हुई थी, फिर भी उसे लगा कि नितिन उतना भी बुरा नहीं था। उसका अपना दृष्टिकोण था। अमित धीरे धीरे आलोचनात्मक दृष्टिकोण को छोड़कर जो प्रस्तुत किया था उसे स्वीकार करने की स्थिति में आ रहा था। मैनेजर सावधानी से अमित को देख रहा था। वो अमित और नितिन के बीच के कड़े मुकाबले के बारे में जानता था और अमित का सबसे बेहतर रहने का अति आत्मविश्वास से भी वो वाकिफ था। वो उसके हाव भावों के बदलाव से चकित हुआ। उसी समय अमित ने शौचालय जाने के लिए बाहर जाने की अनुमति मांगी और कुछ देर बाद वो वापस आया, बड़ा ही तरोताजा दिख रहा था। फिर मैनेजर ने एक बड़ी जोखिम उठाई। नितिन और अमित दोनों ही उसके बेहतर टीम सदस्य थे और वो चाहता था कि वो टीम की भलाई के लिए एक साथ काम करे। मैनेजर ने अमित के तनाव को मिटते देखा था और उसे नितिन की प्रस्तुतिकरण पर टिप्पणी करने के लिए बुलाया। कमरे में सभी तनाव में थे। मैनेजर की तरह ही सब उन दोनों के बीच के मुकाबले से परिचित थे, परंतु अमित ने सबको चौंका दिया। जैसे ही उन्होंने जगह बदली, उसने नितिन की पीठ थपथपाई और अपना गला साफ करते हुए निष्पक्षता पूर्वक नितिन के प्रस्तुतिकरण के अच्छे भागों को सराहा। फिर नितिन की इजाजत से उसने कुछ सुझाव दिए। उसके सुझाव यथार्थ थे। उसकी बातों में से या उसके हाव भाव में से कोई भी जलन या बुरी भावनाएं नहीं झलक रही थी। सबके लिए ये सुखद आश्चर्य था। मैनेजर समझ नहीं पाया कि क्या कहे। वो अपनी टीम सदस्य को परिपक्व होते देख खुश हो रहा था। फिर उसने माइक उठाया और अमित को बधाई दी उसकी टिप्पणियों के लिए और नितिन को प्रोजेक्ट का नेता घोषित कर दिया। उसने नितिन को शुभकामनाएं दी और आशा की कि उसे इसके लिए Using the stairs. Is it wrong to sit on the steps having tea? Why does the passerby find it tough to take the steps? What would have been the right thing to do for those who were sitting there?
ठीक है, अभी हमारे जो 2 पॉइंट्स है नेक्स्ट, जो लास्ट 2 पॉइंट्स है उसके ऊपर हम लोग बात करेंगे। उसमें से पहला पॉइंट है कि ऐसे लोगों के साथ रहना जो भी चेंज से अडॉप्ट करने के लिए या चेंज अडॉप्ट करने के लिए या सिचुएशन से कोप अप करने के लिए जो भी आप एफर्ट्स कर रहे हो उसके लिए आपको मोटिवेट करे। ऐसे लोगों के साथ या पॉजिटिव लोगों के साथ हमें रहना है। तो क्या आपको ऐसे लगता है कि जब हम लोग कुछ चीज करने की कोशिश कर रहे हैं उस टाइम थोड़े पॉजिटिव माइंडसेट के लोग आपके आजू बाजू होना जरूरी है? यस मैम, लगता है, क्योंकि एक बात मैं बताना चाहती हूँ। मेरे जो रूममेट है ना, तो मेरी टीम चेंज हुई तो वो बोलने लगे, अरे यार ये तेरे साथ क्या हुआ ऐसा? नहीं क्या ऐसा? वो मुझे डिमोटिवेट करने लगे, तो मुझे थोड़ा सा बुरा लगा। लेकिन मैंने सोचा नहीं यार, ये लोग मुझे ऐसा डिमोटिवेट कर रहे, मुझे आगे जाने के लिए हेल्प नहीं कर रहे। तो मैंने सोचा हाँ, हमारे लाइफ में पॉजिटिव बताने वाले भी लोग होने चाहिए, किसी ने तो सजेशन देना चाहिए। लेकिन ये मुझे वो नहीं कर रहे थे, वो मुझे बोल रहे थे क्या हुआ, ऐसा नहीं क्या, हंसी मजाक उड़ा रहे थे, नहीं क्या ऐसे बोल रहे थे। तो बेसिकली जो आप बता रहे हो कि आप ऑलरेडी डिमोटिवेटेड थी, आपको ऑलरेडी बिल्कुल पॉजिटिव नहीं लग रहा था, आपको लग रहा था कि ये क्या हुआ, और ये जो आपके फ्रेंड्स है वो आपको जो आपका ही नजरिया था वो ही नजरिया आगे लेके जा रहे थे कि ये क्या हो रहा है, ऐसे कैसे हुआ, तू देख और कुछ कर सकती है कि नहीं, इस टाइप का जो डिस्कशन होता है वो ही आपके बीच में हो रहा था। ठीक है, तो आपको लगा कि शायद आपको ऐसे लोगों के बीच रहना चाहिए जो आपको थोड़ा मोटिवेट करे, थोड़ा चेंजेस लाने के लिए हेल्प करे। ओके, तो आपने किसी से बात की उस टाइम? हाँ, मेरी टीम में एक मेरी टीममेट थी, तो वो बोल रही थी जाने दो, छोड़, ऐसे होता ही रहता है, तू आगे बढ़, ऐसे बोल रही थी। तूने खुद को चेंज किया है, ये बहुत बड़ी बात है, उनकी बात मत सुन, वो ऐसे बोलते ही रहेंगे। ये तेरे पे डिपेंड है, तुझे किसका लेना है, उन लोगों का सोचना है, तेरा काम में कुछ तो आगे बढ़ना है, ये तेरे पे डिपेंड है, ऐसे बोल रही थी मेरी टीममेट। वेरी नाइस। तो जैसे कि आपने बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया और ये जो आपकी टीम मेंबर थी उसने आपको काफी हेल्प की। तो जब हम लोग पॉजिटिव लोगों के साथ रहते हैं तो मुझे जो भी कोई चेंज है, अगर मैं इस तरह से, जैसे कि हम लोग बहुत टाइम से ये बात करें कि हमें पर्सपेक्टिव चेंज करना जरूरी है, चेंज को अलग नजरिए से देखना जरूरी है, सिचुएशंस अलग तरीके से हैंडल की जा सकती है, ये एक्सेप्ट करना जरूरी है। तो ये जो पॉइंट ऑफ व्यू वाले लोग हैं, अलग अलग पॉजिटिव पॉइंट ऑफ व्यूज, ठीक है, और पर्टिकुलरली जब हम लोग काफी प्रॉब्लम सिचुएशन में होते हैं या फिर ऐसा सिचुएशन है जो भी मैं अभी उसको ठीक तरह से देख नहीं पा रही हूँ या मेरे लिए वो बहुत ही मुश्किल है, तो हमारी जो थिंकिंग जो ट्रैक्स रहते हैं ना वो अलग अलग निगेटिव ही रहते हैं, पॉजिटिव ट्रैक पे हम लोग काफी कम जाते हैं। तो उस टाइम जो भी लोग हैं जो काफी पॉजिटिव सोचने वाले लोग हैं वो हमें ट्रैक पे ला सकते हैं, राइट? कि ऐसा मत सोच कि नहीं होने वाला है, ऐसा सोच कि हो भी सकता है, क्या क्या ऑप्शंस अवेलेबल है, ठीक है। तो ऑप्शंस के बारे में सोचने में हमें ये लोग मदद कर सकते हैं जिनका खुद का जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो है पॉजिटिव, है ना। अगर लोग ही नेगेटिव माइंडसेट के हैं या फिर लोग ही ऐसे हैं कि आपको जॉब को किस तरह से देखना चाहिए, वो उनका ही खुद का रवैया नेगेटिव है, तो वो आपको डेफिनेटली हेल्प नहीं करने वाले, राइट। तो हमें ऐसे लोगों के साथ रहने की कोशिश करनी चाहिए जो पॉजिटिव वे में बात करते हो, पॉजिटिव थिंकिंग करने वाले हों। डेफिनेटली हम लोग रिजेक्ट तो नहीं करने वाले जो लोग थोड़े निगेटिव है, लेकिन कोशिश ये करनी चाहिए कि निगेटिव डिस्कशन से हम दूर रहे, वो डिस्कशंस अवॉइड करें, ठीक है। चलिए, हमारा जो लास्ट पॉइंट है वो है हमारे कंफर्ट जोन से बाहर आना, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, राइट। कि जो मुझे अच्छा लगता है, जो मेरा ककून है, जो भी मेरा ऐसा जोन है जहां पे मुझे कोई दिक्कतें नहीं आ रही है और मैं बहुत अच्छी तरह से परफॉर्म कर रही हूँ, वो जो हमारा कंफर्ट जोन है वो छोड़ के हमें आगे जाने की कोशिश करनी चाहिए, वो कंफर्ट जोन ब्रेक करके आगे जाना है। तो क्या आपने कभी अपना कंफर्ट जोन ब्रेक किया है या कुछ चेंजेस लाए हैं कंफर्ट जोन, मतलब कंफर्ट जोन छोड़ते हुए चेंज की तरफ आप गए हो, ऐसा कभी हुआ है? हाँ मैम, बिल्कुल हुआ है। Okay. तो बेसिकली कैसा होता है कि लाइफ में मेन चीजें होती है न्यू लर्निंग्स एंड मनी। तो पहले तो क्या करना पड़ता है, वर्क प्लेस में हम काम करते हैं, उधर सब हमारा 100% देते हैं, लेकिन उधर का स्टाइपेंड जो होता है वो एक मतलब लिमिटेड अमाउंट मिलता है उधर। तो उधर एक ऐसा ही हुआ था, मैंने वो वर्क प्लेस छोड़ा और न्यू वर्क प्लेस ज्वाइन किया, वो टेक्नोलॉजी मैंने अभी बताया था। तो उधर में काम करने लगा तो
एक्चुअली उधर का कंफर्ट जोन बहुत अलग था, क्योंकि इधर लिटरली इट वाज माय फैमिली, लाइक सब फ्रेंड्स हो चुके थे, हमारे सीनियर सब अच्छा संभाल के लेते थे, उधर सब काम भी पता चलता था। लेकिन इधर अब सब कुछ नया था, न्यू मेंबर्स थे, न्यू कलीग्स थे, न्यू सीनियर्स थे, तो पहली थोड़ी दिक्कत हुई, लेकिन इधर सीखने को बहुत मिला। मतलब उधर मैंने भी सीखा था, ऐसे नहीं उधर सीखा नहीं, लेकिन उससे एनहांस करने लगा, इधर में इम्प्रूवमेंट होने लगी और लिटरली डबल पैकेज देने लगे वो लोग। तो दो चीजें जो होती है वो मनी एंड न्यू लर्निंग, वो तो लाइफ में इम्प्रूव करनी चाहिए, क्योंकि वो दोनों चीजें कभी रुकनी नहीं चाहिए। तो इसलिए हमारा कंफर्ट जोन छोड़ के जब हम ये ऐसी बातें करते या फिर ऐसा काम करते वो हमारे लिए बहुत अच्छा होता है। दूसरा भी एक एग्जांपल है मैम, इंडियन क्रिकेट टीम का। वो इधर भी खेलते हैं इंडिया में तो वो सारे मैचेस जीत चुके, लेकिन वो जब बाहर जाते तो उधर की कंडीशंस भी बहुत डिफरेंट होती है। मतलब वो ऑस्ट्रेलिया खेलते हैं तो ऑस्ट्रेलिया में बहुत सा ड्यू होता है, बहुत ज्यादा स्विंग होती है, तो भी फास्टर प्रॉब्लम को और बैट्समैन को भी थोड़ा प्रॉब्लम आता है। अफ्रीका में खेलते तो वहां धूप ज्यादा होती है, तो उससे स्वेट की वजह से बॉल थोड़ा स्विंग नहीं होता पाता या स्पिन नहीं हो पाता, तो फिर उनका भी वैसा ही होता है, वो अपना कंफर्ट जोन चेंज करते हैं। उधर जाके पहले 1 महीना प्रैक्टिस करते हैं, अफ्रीका में जाके 1 महीना प्रैक्टिस करते हैं, फिर उसके बाद एक्चुअल मैच खेलते हैं। मतलब जब वो चेंजेस करते हैं खुद में तो वो अच्छा होता है और उसका रिजल्ट भी अच्छा मिलता है। हमने अभी हालांकि मैं एक मैच जीता था, वो भी यूएई में हुआ था, उधर भी ड्यू ज्यादा थी, लेकिन टीम की प्रैक्टिस के वजह से और उन्होंने कंफर्ट जोन छोड़ की वजह से हमने अच्छा किया, कर पाए वो लोग। वेरी नाइस। आपने जो दोनों एग्जांपल्स दिए वो काफी अच्छे एग्जांपल्स है। जैसे आपने बोला कि आपको खुद का ये स्ट्रगल ही रहेगा डेफिनेटली कि जो जिनके साथ मुझे बहुत अच्छा लग रहा है काम करने को, जो मेरे फ्रेंड्स है, जो सीनियर्स मुझे प्रोटेक्ट कर रहे हैं क्योंकि मैं वहां पे ग्रो हुआ हूँ काम करते हुए, आपकी डिग्री वहां पे हुई है, वर्क बेस्ड लर्निंग का हिस्सा रह चुके हो, तो वो जो मेरा फैमिली लाइक एटमॉस्फेयर था जहां में मुझे बहुत ज्यादा प्रोटेक्शन मिलता था, जो भी कोई प्रॉब्लम आती थी मेरे लिए सॉल्व करने वाले लोग थे, मैं किससे क्या पूछूं, किसके साथ क्या बात करूं, वो मुझे सब पता था। अब भी वो मुझे छोड़ना है और आगे जाना है, ठीक है, क्योंकि आई वांट टू इंक्रीज माय पैकेज। तो आपने उस हिसाब से या आगे भी कोई, या फिर मैं अगर वही पे रहूं तो मुझे वही प्रोटेक्शन की आदत पड़ जाएगी, तो मुझे ऐसे नहीं रहना चाहिए। मुझे और भी आगे काफी सारी चीजें हैं जो सीखनी है, खुद को भी टेस्ट करके देखना है कि अलग अलग सिचुएशंस में कैसे बिहेव करता हूँ। तो इसके लिए जब आपने स्विच किया, आपका जॉब जब छोड़ के आप नए जॉब में आए, कंफर्ट जोन से काफी बाहर, प्रोटेक्टेड एटमॉस्फेयर, प्रोटेक्शन का नहीं, फ्रेंड्स नहीं, टेक्नोलॉजी भी थोड़ी पुरानी जो कि इस्तेमाल करना काफी आपके लिए मुश्किल था, पर आपका जो अलग अलग चीजें जो आपको सीखने को मिली, उससे आपका डेफिनेटली फायदा हुआ, राइट। और जो भी आपने क्रिकेट का एग्जाम्पल दिया, इंडियन क्रिकेट टीम हो या कोई भी क्रिकेट की टीम हो, हम देखते हैं कि कंफर्ट जोन छोड़ के अगर मुझे ये लगे कि नहीं, मैं ये सिटी में बेस्ड हूँ, यहाँ पे इस टाइप का एक एटमॉस्फेयर है और मैं वहां पे कंफर्टेबल हूँ, पर अगर मतलब जैसे कि ह्यूमिड एटमॉस्फेयर में रहने की मुझे आदत है, तो मुझे पता है कि स्वेटिंग होता रहता है, ऐसे वैसे होता है, पर अगर मैं एटमॉस्फेयर चेंज करके किसी और बहुत अलग जगह जाऊं जहां पे विंटर का काफी ज्यादा प्रभाव रहता है, तो वहां पे जाके मैं एडजस्ट ही नहीं कर पाऊंगी अगर मुझे एक्सपोजर ही नहीं है। अगर मैं मेरे अपने सिटी से या अपने जो जिला है उसमें से बाहर ही नहीं आई, तो मेरे लिए काफी मुश्किल होगा, तो मैं कैसे सरवाइव करूं बाहर। तो मेरे लिए ये काफी इंपॉर्टेंट है और सबके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम लोग अलग अलग तरीके के एक्सपीरियंस ले। जैसे कि ये क्रिकेट टीम का है कि मोस्ट ऑफ देम आर मुंबई बेस्ड, ऐसा अगर हम सोचे कि मोस्टली वर्क प्लेस उनका या फिर जो भी प्रैक्टिस है वो ज्यादा बॉम्बे में चलती है, तो अगर वो लोग वहां पे है तो हमेशा वो वहीं पे नहीं रह सकते, सब कुछ मैचेस वानखेड़े स्टेडियम में नहीं हो सकती है, राइट। तो उन्हें बाहर जाना पड़ेगा, बाहर भी मैचेस जीतनी है, तो उसके लिए प्रैक्टिस करना पड़ेगा, अलग अलग सिटीज में जाना पड़ेगा, अलग अलग कंट्रीज में, जोन्स में जाना पड़ेगा, राइट। तो उस हिसाब से वो अपने आप को मोल्ड कर सकते हैं, क्योंकि उन्होंने खुद को उस तरह से ट्रेन किया हुआ है कि कहीं पे भी जाए थोड़ा प्रैक्टिस करेंगे, थोड़ा मुश्किल दिक्कत जरूर आएगी, लेकिन अगर वहां पे भी जीतना है तो हमें ज्यादा से ज्यादा एक्सपोजर खुद को देना चाहिए। जितना देंगे अभी नहीं शायद जीत पाए, लेकिन नेक्स्ट मैच जरूर कोशिश करेंगे, क्योंकि अडॉप्ट नहीं कर पा रहे थे सपोज एटमॉस्फेयर को, तो अभी करेंगे, नेक्स्ट मैच करेंगे, ऐसे हो सकता है।
राइट। तो हम जितना खुद को कंफर्ट जोन से बाहर निकाले उतना हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ताकि हम लोग नए नए एक्सपीरियंसेस ले, अलग अलग नजरिए से चीजों को देखना सीखे और फ्लेक्सिबल होते हुए चेंज को अडॉप्ट करें, राइट। ऑल द बेस्ट बोथ ऑफ यू।